नमस्कार दोस्तों। चलिए आज 6 अप्रैल की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों का पोस्टमार्टम करते हैं सीधे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। आज हम 4 ऐसे हाई यील्ड टॉपिक्स उठाने वाले हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो आज के हमारे मेन्यू में क्या क्या है? सबसे पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का विवाद, उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट के जो नए रूल्स आए हैं उन्हें समझेंगे, फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेमीग्लूटाइड, एक दवा जिसने काफी हलचल मचा रखी है, और आखिर में बायोगैस की एक पॉजिटिव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे ये पॉलिसी तो कब से चली आ रही है, अचानक से इस पे इतना विवाद क्यों हो गया, खास करके तमिलनाडु और सेंटर के बीच इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है, और इस सब में फिजिकल फेडरलिज्म का एंगल कहां से आ गया? चलिए इसको डिकोड करते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि ये पॉलिसी कोई नई नहीं है, 1968 से है और एनईपी 2020 में भी इसकी बात हुई। लेकिन जो गेम चेंजर है, जो असली ट्रिगर पॉइंट है, वो है सीबीसी का नया मैंडेट। उन्होंने कह दिया कि 2026-27 से क्लास 6 to 8 तक ये कंपलसरी होगा। बस जैसे ही कंपलसरी शब्द आया, ये एक सलाह से रूल बन गया और सारा विवाद यहीं से शुरू हो गया। अच्छा, इस पूरे इश्यू को ठीक से समझने के लिए 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक तो आखिर ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या, दूसरा फिस्कल फेडरलिज्म यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसे का रिश्ता, और तीसरा समग्र शिक्षा अभियान। अब इन तीनों को जोड़िए, असली पेंच यही है। सरकार ने इस स्कीम की फंडिंग को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के इंप्लीमेंटेशन से लिंक कर दिया है। मतलब आप फॉर्मूला लागू करो तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। और बस इसी बात पर स्टेट्स, खासकर तमिलनाडु, कह रहा है कि ये तो हमारी फाइनेंशियल आजादी पर सीधा सीधा हमला है। तो अब देखते हैं कि दोनों पक्ष कह रहे हैं। सेंटर का कहना है, भाई ये नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। लेकिन तमिलनाडु का आर्गुमेंट बहुत ही सॉलिड है और वो रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वो कहते हैं ठीक है, हमारे बच्चे हिंदी सीखें, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर क्या नॉर्थ इंडिया के बच्चे तमिल या तेलुगु या कन्नड़ा सीखने को तैयार हैं? ये एक तरफा क्यों हो? इसी को वो हिडन कंपल्शन यानी एक छिपा हुआ दबाव कह रहे हैं। चलिए प्रीलिम्स के लिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। इस सवाल को जरा गौर से पढ़िए। अभी अभी हमने रेसिप्रोसिटी की बात की है ना, तो सोचिए, क्या पॉलिसी ये कहती है कि आपको कोई एक खास लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी? क्या कोई लैंग्वेज मैंडेटेड है? नहीं ना। जवाब आपके सामने है। पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, कंपल्शन की नहीं। गॉट इट? ओके, अब आते हैं मेंस पर। इस सवाल को देखिए, यहां आपको सिर्फ पॉलिसी क्या है ये नहीं बताना, आपको इसके इंपैक्ट का विश्लेषण करना है। और 3 डायमेंशंस पर, फेडरलिज्म यानी संघवाद, कल्चरल आइडेंटिटी यानी सांस्कृतिक पहचान, और एजुकेशनल इक्विटी यानी शिक्षा में समानता। और हां, आंसर लिखते वक्त वो फंडिंग वाला एंगल मत भूलना, वो बहुत क्रूशियल है। चलिए पॉलिसी के इस विवाद से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एनवायरनमेंट के एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर। सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कुछ नए और काफी सख्त नियम लागू किए हैं, और ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 के लिए सीधा सीधा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक कहानी बताती है। कहानी ये है कि 2016 से लेकर अब तक इंडिया की प्लास्टिक पॉलिसी धीरे धीरे और सख्त होती जा रही है। सोच के देखिए, 2016 में रूल्स आए, फिर 2018 में ईपीआर का कॉन्सेप्ट आया, 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा, और अब 2026 में एक और बड़ा कदम, रिसाइकल कंटेंट को कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये एक प्रोग्रेसिव टाइटनिंग है, यानी समय के साथ नियम और कड़े होते जा रहे हैं। इन नए नियमों का जो दिल है, जो कोर है, वो है ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी। लेकिन एक चीज है जो सबसे बड़ा गेम चेंजर और सबसे कंट्रोवर्शियल भी है, वो है वेस्ट टू एनर्जी को अब रिसाइकलिंग की कैटेगरी में डालना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब कंपनीज कचरा जलाकर बिजली बनाने को भी अपनी रिसाइकलिंग टारगेट का हिस्सा बता सकती हैं, और इसी पर एनवायरमेंटलिस्ट्स काफी सवाल उठा रहे हैं। अब ये टारगेट्स देखिए, ये सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ एक बहुत सॉलिड कदम है, पर इसमें एक लॉजिक है, उसको समझिए। रिजिड प्लास्टिक जैसे बॉटल्स, उनके लिए टारगेट सबसे ज्यादा है 30%, क्योंकि उन्हें रिसाइकल करना आसान है। वहीं जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक होता है, जैसे चिप्स के पैकेट, उनके लिए टारगेट सिर्फ 5% है, क्योंकि वो सबसे मुश्किल है रिसाइकल करना। तो इससे साफ पता चलता है कि पॉलिसी बनाते वक्त प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखा गया है। ओके, क्विक क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। याद है अभी हमने एक कंट्रोवर्शियल चेंज की बात की थी? बस ये सवाल बिल्कुल उसी पर है। 2026 के नए नियमों के मुताबिक रिसाइकलिंग की डेफिनेशन में इनमें से क्या नया जोड़ा गया है?
अभी अभी हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए। मेंस का सवाल हमेशा थोड़ा डीपर होता है। यहां आपसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करने को कहा गया है। जब भी आप ये शब्द देखें, समझ जाइए कि आपको सिर्फ तारीफ नहीं करनी, आपको उसकी पूरी जर्नी यानी सफर को देखना है। इसके फायदे क्या हुए और इसको लागू करने में, खासकर ईपीआर को लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। दोनों पहलुओं को बैलेंस करके लिखना है। तो चलिए अब चलते हैं साइंस एंड टेक के सेक्शन में, और यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग केस स्टडी है। एक दवा है जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड। इसे लोग मिरेकल ड्रग भी कह रहे हैं। हुआ यह है कि इसका पेटेंट एक्सपायर हो गया। अब ये खबर एक तरफ तो बहुत अच्छी है, पर दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की नींद उड़ाए हुए है। आखिर क्यों? ऐसा क्या है इस दवा में? कहानी बहुत सिंपल है। ये एक बहुत महंगी दवा थी जो अब सस्ती हो जाएगी क्योंकि जेनेरिक वर्जन्स आ जाएंगे। ओरिजिनली ये टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए बनाई गई थी, लेकिन असली चिंता की बात यह है कि लोग अब इसे लाइफस्टाइल ड्रग की तरह यूज करने लगेंगे, मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना सिर्फ वजन कम करने के लिए। मेडिकल टर्म्स में इसे कहते हैं ऑफ लेबल यूज, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके पीछे का साइंस बहुत कूल है। हमारे शरीर में एक नेचुरल हार्मोन होता है जिसका नाम है GLP-1। ये हार्मोन 2 काम करता है। पहला, ये दिमाग को सिग्नल भेजता है कि बस भाई पेट भर गया, अब खाना बंद करो। और दूसरा, ये इंसुलिन रिलीज को रेगुलेट करता है। अब ये दवा सेमाग्लूटाइड बिल्कुल इसी हार्मोन की नकल करती है, इसीलिए तो ये भूख भी कम करती है और शुगर भी कंट्रोल करती है। अमेजिंग, राइट? तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसके फायदे हैं, जरूरतमंद डायबिटीज और ओबेसिटी के मरीजों को सस्ती दवा मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ इसका खतरा भी उतना ही बड़ा है। लोग इसे वेलनेस क्लिनिक से लेकर बिना सोचे समझे यूज करेंगे, जिसके साइड इफेक्ट्स पैंक्रियाज और किडनी तक को डैमेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उस इजी फिक्स कल्चर को बढ़ावा देगा जहां लोग एक्सरसाइज और डाइट छोड़कर गोली से पतले होना चाहेंगे। प्रीलिम्स के लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बन सकता है यहां से। ये दवा सेमाग्लूटाइड किस नेचुरल हार्मोन की तरह काम करती है? अभी हमने इसका मैकेनिज्म समझा था। बिल्कुल सही, इसका जवाब है GLP-1। अब मेंस का सवाल देखिए। इस सवाल का स्कोप सेमाग्लूटाइड से बड़ा है। ये ड्रग पेटेंट्स पर है। यहां आपको सेमाग्लूटाइड को एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी की तरह यूज करना है और ये दिखाना है कि जब भी किसी दवा का पेटेंट एक्सपायर होता है तो पब्लिक हेल्थ के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी खुलती है। सस्ती दवा, ज्यादा एक्सेस, और सरकार के लिए एक रेगुलेशन का चैलेंज भी खड़ा हो जाता है। मिसयूज, साइड इफेक्ट्स, इन दोनों पॉइंट्स को आपको आपस में जोड़ना है। चलिए, इतनी गंभीर बातों के बाद अब आखिर में एक बहुत ही पॉजिटिव और होपफुल टॉपिक देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो रूरल इंडिया की 2 सबसे बड़ी समस्याओं का एक ही सोल्यूशन देती है, एनर्जी की कमी और कचरे का ढेर। सोल्यूशन का नाम है बायोगैस। ये डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत एनर्जी का एक शानदार एग्जाम्पल है। इसका प्रोसेस इतना सिंपल है और इतना कमाल का है, इसे वेस्ट टू वेल्थ मॉडल कह सकते हैं। देखिए, एक अंडरग्राउंड टैंक में गाय का गोबर और घर का ऑर्गेनिक कचरा डाल दो। अंदर बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया अपना काम शुरू करते हैं और आउटपुट में आपको 2 चीजें मिलती हैं। वेल्थ, पहली बायोगैस जिससे घर का चूल्हा जलेगा, और दूसरी स्लरी यानी बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद जो सीधा खेत में जाएगा। सिंपल। यहां से कुछ की फैक्ट्स नोट कर लीजिए। बायोगैस में मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? एनारोबिक डाइजेशन। और ये एक प्रो टिप है, जब भी आप मेंस में डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी या रूरल डेवलपमेंट पर लिखें, उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल जरूर दीजिए। ये आपके आंसर में वैल्यू ऐड करेगा और एग्जामिनर को दिखाएगा कि आपने केस स्टडीज पढ़ी हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये इस टेक्नोलॉजी की खूबसूरती दिखाती है। सोल्यूशन एक, फायदे अनेक। LPG से आधी कीमत पर फ्यूल मिल रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी हो गई, खेत के लिए मुफ्त में खाद मिल रहा है, एग्रीकल्चर बेहतर हो गया, गांव का कचरा मैनेज हो रहा है, एनवायरनमेंट साफ हो गया, और स्वच्छ भारत मिशन में भी योगदान हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं को बेनिफिट्स, एक तीर से कई निशाने। प्रीलिम्स के लिए एक बेसिक साइंस का सवाल, बायोगैस में ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से वो जलती है, यानी प्राइमरी कंबस्टिबल कंपोनेंट कौन सा है? द आंसर इज मीथेन। बिल्कुल आसान। और ये मेंस का सवाल इन सारी बातों को जोड़ता है। ये पूछ रहा है कि बायोडाइजेस्टर जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट यानी सतत ग्रामीण विकास के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। आपको यहाँ इलैबोरेट करना है, मतलब विस्तार से बताना है, और चंदौली जैसे एग्जाम्पल्स देकर अपने आर्ग्यूमेंट को सॉलिड बनाना है। तो दोस्तों, ये थे आज के 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमेशा याद रखिएगा, यूपीएससी की इस जर्नी में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी ताकत है। रोज पढ़ना और उससे भी जरूरी रोज रिवाइज करना,
उम्मीद है आज का इस सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए। जय हिंद।